नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष, विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। और आज हम लोग बात करेंगे हमारी जो इकाई 3 है उसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे कि जो शिक्षण के अंदर चुनौतियां हैं और उनके समाधान की चर्चा कर रहे थे। इसके अंदर हमने अभी तक गद्य शिक्षण, कविता शिक्षण की चुनौतियों के बारे में चर्चा करी थी। आज ही गद्य की जो अन्य कृतियां हैं, कहानी शिक्षण की चुनौतियां एवं उनका समाधान, कि जब कहानी का शिक्षण करवाया जाता है तो किन किन प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और शिक्षक है उसका समाधान किस प्रकार अपना सकता है। तो पहली है, कहानी में आए शब्दार्थ, जिसे हम कठिन शब्द भी कहते हैं। कहानी में आए शब्दों के अर्थ किस प्रकार बताए जाए। जो कहानी शिक्षण जब करवाया जाता है तब उसके अंदर जो कठिन शब्द आते हैं, जो शब्द हैं, उनके अर्थ है उसको किस प्रकार बताया जाए। तो पहली बात तो ये है कि कहानी को समझने के लिए पढ़ाया जाता है, उसको उसके अंतर्गत जो शिक्षा होती है उसको ग्रहण करने के लिए कहानी का शिक्षण कराया जाता है। कहानी कहा जाता है कि कहानी को एक शिक्षक पूर्ण हाव भाव से बताए। किताब के द्वारा आदर्श वाचन तो करवाए, लेकिन पूर्ण आदर्श वाचन के तरीके के अंतर्गत वो पूर्ण हाव भाव से कहानी का शिक्षण वो करवा सकता है। ठीक है, जो कहानी है याद करके फिर प्रस्तुत कर सकता है। तो अगर याद करके वो प्रस्तुत कर रहा है तो वहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ को तो वो अपने भावों के अंतर्गत बता ही देगा, तो वहाँ पर शब्दों के अर्थ बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, यदि हम गद्य का जिस प्रकार शिक्षण कराते हैं, आदर्श वाचन करते हैं, अनुकरण वाचन करते हैं, जो हम लोग सोपान या पद्य पाठ योजना के जो सोपान है उनको जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसी के आधार पर अगर हम देखते हैं तो जिस प्रकार काठिन्य निवारण करवाया जाता है उसके अंतर्गत इन शब्दों के अर्थ को अपनाया जा सकता है। यानी दो प्रकार से, या तो अध्यापक है वो कहानी को याद करके और फिर उनके अर्थ को अपने अनुसार समझा दे, और दूसरी बात अगर गद्य के अनुसार वो आदर्श वाचन कर रहा है, पाठ को पढ़ा रहा है, क्योंकि हाव भाव भी जरूरी नहीं है कि हर कोई शिक्षक उसी प्रकार हाव भाव करके बता सके, इसीलिए तो दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, अब अगली बात है, कहानी में अभिनय, कहानी में अभिनय किया जा सकता है या नहीं। कहानी में अभिनय की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर कहानी पूर्ण हाव भाव से एक अध्यापक प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो अगर कुछ ऐसे पात्र या संवाद कहानी विशेष के अंतर्गत दिए होते हैं और वो भी उच्च कक्षाओं के अंतर्गत, अगर अध्यापक चाहे तो पात्र बनाते हुए कहानी में बार बार वही पात्र आ रहे हैं और एक कहे कहानी का एक नाट्य रूपांतरण अगर वो करना चाहता है तो अध्यापक कर सकता है, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है कहानी के अभिनय की। केवल हाव भाव द्वारा कहानी का नाट्य रूप में प्रस्तुतिकरण वो अध्यापक स्वयं कर सकता है। ठीक है, फिर है कहानी में मौन वाचन, कहानी में मौन वाचन कराया जा सकता है या नहीं। तो कहानी के अंतर्गत मौन वाचन करवाया जा सकता है। मौन वाचन 2 बार हो सकता है कहानी में, और आवश्यकता, वैसे तो आवश्यकता पड़ने पर एक ही बार मौन वाचन करवाना चाहिए, लेकिन अगर अध्यापक चाहे तो पुनरावृत्ति के बाद अगर समय बचता है, पुनरावृत्ति प्रश्नों के बाद अगर समय बचता है तो विद्यार्थियों को मौन वाचन का समय दे सकता है। मौन वाचन से जो कहानी है उसके अंतर्गत निहित भावों को समझाया जा सकता है। ठीक है, और कुछ शिक्षाविद वो ये कहते हैं कहानी को मौन वाचन की अपेक्षा अध्यापक है स्वयं, जहाँ मौन वाचन किया जाता है वहाँ स्वयं सस्वर वाचन करते हुए विद्यार्थियों को समझाए, या फिर विद्यार्थियों को कहे कि आप अपने स्वर में इसका वाचन करें, जिससे कि जो कहानी में निहित अर्थ है उसको विद्यार्थी समझ सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मौन वाचन एक कुशल अध्यापक अपने अनुसार कहानी के अंतर्गत मौन वाचन करवा भी सकता है, और अगर मौन वाचन की अपेक्षा अगर वो सस्वर वाचन को स्थान देना चाहता है तो उसे भी स्थान दे सकता है। फिर है कहानी में पात्र परिचय दिया जाए या नहीं। कहानी में पात्र परिचय
दिया जाए या नहीं। तो कहानी के अंतर्गत पात्र परिचय देने का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन अगर शिक्षक चाहे बड़ी कक्षा में, क्योंकि बड़ी कक्षा में जो प्रश्न बनते हैं वो समीक्षात्मक प्रश्न बनते हैं, तो उन बच्चों की दृष्टि से जो उच्च स्तर की कक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से एक अध्यापक है वो कहानी के अंतर्गत जो पात्र दिए गए हैं उनका विश्लेषण करते हुए बता सकता है, लेकिन जो विश्लेषण है वो भी व्याख्या के समय ही अध्यापक को बताने चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहानी शिक्षण में निम्न प्रकार की चुनौतियों का सामना एक अध्यापक को करना पड़ता है और उससे संबंधित समाधान की भी अपेक्षा रहती है। फिर है नाट्य शिक्षण या नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण सभी जानते हैं, नाटक का शिक्षण पात्रों को बांटते हुए संवाद उन्हें दिया जाता है और जो विद्यार्थी, ये कार्य अध्यापक स्वयं करता है और अध्यापक देखता है कि जो विद्यार्थी जिस प्रकार का पात्र निभाने में सक्षम है उन्हें वही प्रकार का पात्र वो देता है और इस प्रकार नाट्य का अभिनय वहाँ पे कक्षा में करवाया जाता है। शिक्षण के अंतर्गत नाट्य विधि में अभिनय को स्थान दिया जाता है। तो पहली अगर समस्या आ रही है तो वो क्या आ रही है, नाटक में कौन सा वाचन अधिक उपयुक्त रहता है। तो यहाँ पर मौन वाचन की बात हो रही है और यहाँ मौन वाचन किया जाए या सस्वर वाचन किया जाए, तो दोनों में से बात यह है कि यहाँ पर नाटक के अंतर्गत तो पूरा नाट्य रूपांतरण होता है, तो यहाँ पर मौन वाचन की तो कहीं मौन वाचन को स्थान दिया ही नहीं जा सकता। इसलिए कक्षा में पात्रों को बांटते हुए अभिनय करवा दिया जाता है और अगर समय बचता है तो विद्यार्थियों को अपना अपना पाठ पढ़ने के लिए समय दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मौन वाचन को स्थान नहीं दिया जाता। फिर है नाटक में आए हुए गीतों को पढ़ाना चाहिए या नहीं। तो हम देखते हैं कि नाटक में बहुत सारे गीत आते हैं, मतलब कि नाटक को रुचिकर, क्योंकि नाटक है उसके अंदर सब अपने अपने संवाद बोलते हैं, तो हो सकता है कि कहीं पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि विद्यार्थी उसमें रुचि न ले। इसीलिए नाटक के अंतर्गत बीच बीच में गीत या कविताओं की पंक्तियां दी जाती है, तो उन पंक्तियों का औचित्य होता है नाटक को रुचिकर, प्रभावी और विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए वो दी जाती है। यदि उन गीतों को नहीं करवाया जाएगा तो विद्यार्थी है उनकी जो रुचि जिस प्रकार बनी रहती है वो रुचि नहीं बन पाएगी, यानी कि ये कह सकते हैं कि विषय वस्तु की और उनका ध्यान अधिक समय के लिए केंद्रित नहीं रह पाएगा। इसीलिए जो नाटक के अंदर जो गीत आए हैं उनको अगर विद्यार्थी के सही नहीं गा पा रहे तो एक अध्यापक है स्वयं गाकर उन गीतों को आगे बढ़ाए और या फिर व्याख्या करते समय उन गीतों के भावार्थ को वो समझा दे, जिससे कि नाटक है वो प्रभावी रह सकता है। तो वो गीतों को गाना चाहिए। फिर है क्या नाटक में आए हुए कठिन शब्दों, कठिन गद्यांश और गीतों को अलग से पढ़ाने पर पाठ्यक्रम का पूर्ण नहीं किया जा सकता। देखो ये समस्या आ रही है कि नाटक में जो गद्यांश और गीत आ रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि जो अध्यापक है अपनी जो 35 मिनट का जो कालांश है उसके अंतर्गत वो ये चाहता है कि मैं जो अपनी विषय वस्तु लेकर आया हूँ, मेरे जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो जानी चाहिए।
तो कभी कभी वो ऐसे करता है कि गद्यांश, कुछ बड़े बड़े गद्यांश होते हैं या फिर ये कहे कि संकेत दिए जाते हैं, नाट्य के अंतर्गत संकेत दिए जाते हैं, वो उनको हटाते हुए बच्चों को ये कहते हैं कि आप इनको मत पढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। तो उस नाटक का अर्थ समझने में बहुत ही समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए एक अध्यापक को क्या करना है, उस गद्यांश को या तो वो व्याख्या करे, उस समय बता दे। उन गीतों को तो मैंने बता ही दिया कि गीतों को तो पढ़ाना ही है, क्योंकि उसी से नाटक को रुचिकर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई लेखक है, उसने जब रचना की नाटक की तो कुछ तो समझा होगा कि भाई ये नाटक है, इसके अंतर्गत अगर ज़्यादा देर तक ये नाटक के अंदर संवाद चलता रहेगा तो नाटक है वो विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने में समस्या आ सकती है इस नाटक द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए वो यहाँ पर अध्यापक है वो अपने अनुसार अपनी कुशलता को आधार मानते हुए गद्यांश और गीतों को गाकर अपने भावों को व्यक्त वो कर सकता है। ठीक है, तो अपने अनुसार एक अध्यापक को गद्यांश और गीतों को बताना जरूरी होता है। फिर है नाटक में अगली जो समस्या है, नाटक में समालोचना, नाटक में समालोचना होनी चाहिए या नहीं, और यदि हाँ तो किस स्थान पर। देखिए पहली बात तो अगर हम छोटी कक्षाओं की बात कर रहे हैं तो समालोचना का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, और उच्च स्तर की बात करें क्योंकि उनके प्रश्न समीक्षात्मक या विश्लेषण पर आधारित प्रश्न बनते हैं तो उनके लिए समालोचना बहुत ही आवश्यक होती है। अध्यापक जब विद्यार्थियों को, बड़ी कक्षाओं की बात कर रही हूँ मैं, जब अध्यापक नाटक का जो नाट्य रूपांतरण करते हुए संवाद बांट देता है, वो संवाद सारे हो जाते, कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जब वो अध्यापक पुनरावृत्ति प्रश्न करे या तो पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से वो समालोचना ले सकता है, सही गलत किस पात्र का सही, क्योंकि हम लोग पात्र, देश काल और उनकी जो विशेषता हैं, हम लोग बोलते हैं कि ना इसमें नायिका का क्या गुण था, नायक का क्या गुण था, वो सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग इस प्रकार से समालोचना उसमें कर सकते हैं। तो एक अध्यापक है जो बड़ी कक्षाओं के अंतर्गत पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से या पुनरावृत्ति प्रश्नों के बाद समालोचना पाठ वो करवा सकता है। फिर है समय सीमा को ध्यान रखते हुए, समय सीमा को ध्यान रखते हुए सभी उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार की जाए। तो कुछ नाटक ऐसे होते हैं वो बड़े होते हैं, तो एक अध्यापक है उन्हें 2 या 3 भागों में बांटते हुए अपने उद्देश्यों को भी उसी प्रकार से बांटते हुए पाठ योजना का निर्माण करें जिससे कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। और पहली और सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण बात ये होनी चाहिए कि जब वो पुनरावृत्ति प्रश्नों का निर्माण कर रहा है तो इन उद्देश्यों के आधार पर ही उन पुनरावृत्ति प्रश्नों का निर्माण करें। कोई रटे रटाए या फिर कोई बने बनाए प्रश्नों के माध्यम से वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि जो उद्देश्य हमने बनाए हैं उसी के आधार पर हम लोग हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं हुई है उसी का पता लगा सकते हैं। तो प्रश्नों का निर्माण है वो इन्हीं उद्देश्यों के पर आधारित होना चाहिए। अब अंत में जो हमारी चुनौती है वो व्याकरण से संबंधित चुनौती है। लास्ट है व्याकरण शिक्षण में चुनौती। व्याकरण शिक्षण में चुनौती, तो पहली चुनौती आती है व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण अति नीरस होता है, अति नीरस होता है, अतः उसे पाठ्यक्रम में स्थान देने की क्या आवश्यकता है। तो हम लोग समझेंगे कि जो व्याकरण है
व्याकरण के नियम जो बनाए गए हैं, व्याकरण के नियमों के आधार पर ही हम भाषा के शुद्ध रूप से अवगत होते हैं। भाषा के जो नियम है उनके आधार पर ही हम लोग भाषा के जो सही रूप है वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसीलिए जो व्याकरण है वो बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार जो चीज नियम में बंधी होती है वो चीज हमें बहुत ही बेकार लगती है, या फिर हम नियमों का पालन करने में थोड़ा कतराते हैं। इसीलिए व्याकरण है वो भी नियमबद्ध है, इसीलिए हम उसको स्वाभाविक रूप से व्यवहार में नहीं ले पाते हैं। हम लोग एक विषय के रूप में व्याकरण को जानते हैं, इसीलिए हमें वो कठिन लगती है। जबकि जो व्याकरण है वो भाषा के अंतर्गत निहित है और वही रूप हमें व्याकरण के रूप में मिलता है। यदि अगर हम ये कहते हैं कि व्याकरण हम भाषा को बच्चे तक सही तरीके से पहुंचाना चाहते हैं या फिर मानक भाषा जो विद्यार्थियों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, तो व्याकरण के नियमों को आधार मानकर ही हम विद्यार्थियों तक उस भाषा को पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि व्याकरण है उसको इसलिए बहुत सी विधियों के द्वारा व्याकरण समझाई जाती है, और व्याकरण है वो उदाहरण से फिर नियमों की ओर भी बढ़ती है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को आधार मानते हुए हम लोग व्याकरण को सिखाते हैं। यहाँ तक कि सर्वनाम और विशेषण तो हम लोग कहानियों के माध्यम से रिक्त स्थानों को छोड़ते हुए भी हम लोग सर्वनाम और विशेषण विद्यार्थियों को सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम विशेषण की शिक्षा हम लोग विद्यार्थियों को देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नीरस तो है, लेकिन इसे अगर हम पाठ्यक्रम में स्थान नहीं देंगे तो विद्यार्थी है वो भाषा के शुद्ध रूप से अवगत नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग व्याकरण को पढ़ना आवश्यक मानते हैं। फिर है व्याकरण शिक्षण को रुचिकर किस प्रकार बनाया जाए। तो व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए अधिक से अधिक हम लोग सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए, नवीन तकनीकों का प्रयोग करते हुए व्याकरण शिक्षण करवाएं, जिससे कि विद्यार्थियों को सहज रूप में समझ में आ सके। और अगर अध्यापक चाहे तो अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसी के अंतर्गत व्याकरण के नियमों, जो व्याकरण से संबंधित तथ्य जब आते हैं तो उन तथ्यों को नियमों के आधार में बांधते हुए विद्यार्थियों को समझाए, ताकि अलग से विषय के रूप में उन्हें व्याकरण का ज्ञान प्राप्त नहीं करना होगा। और व्याकरण शिक्षण को निम्न सोपानों के आधार पर पढ़ना चाहिए, जैसे कि उद्देश्य के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट के अंतर्गत जिनको लेना है वो है रुचि, ज्ञान, रुचि, व्यवहार और कौशल। इसके अलावा दूसरा जो सोपान है वो है पूर्व ज्ञान। तीसरा सोपान अपनाना है वो है सहायक सामग्री, क्योंकि ये सोपान पूछे जाते हैं तो आप इसे नोट कर लें। प्रस्तावना, पांचवा उद्देश्य कथन, छठा है प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो बिंदु है वो है प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत उदाहरण देना, उदाहरण देना, विश्लेषण करना, फिर है नियमीकरण, और लास्ट आता है अभ्यास। ये व्याकरण के नियम हैं जिनके द्वारा हम लोग व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं। और अंत में हमारी जो स्टेप आती है वो है पुनरावृत्ति प्रश्नों की और गृह कार्य। तो ये आज हम लोगों ने बात करी कि कहानी, नाटक और व्याकरण शिक्षण की चुनौतियां और उनसे संबंधित समाधान की। अब इसी को आप अपने गृह कार्य प्रश्न के रूप में लिखिए। गृह कार्य प्रश्न: कहानी, नाटक तथा व्याकरण शिक्षण से संबंधित चुनौतियां
एवं उनका समाधान क्या होगा वर्णन करें। अब इस निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में आवश्यक रूप से लिखेंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही आप घर से बाहर निकले। बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।